नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ से है। रिसेंटली कुछ दिन पहले ही इसको लेके एक अपडेट सामने आया था, जिसमें बात बताया गया था कि अभी भारत की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और एक नहीं बल्कि अलग अलग कैटेगरी में भारत की तरफ से अलग अलग तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तक इन मिसाइल की कोई भी डिटेल इमेज पब्लिक नहीं किया गया था कि ओवरऑल ये कैसे दिखने वाले थे, लेकिन अभी पहली बार डीआरडीओ की तरफ से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की कुछ विंड टनल मॉडल को शेयर किया गया था। डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी हैदराबाद बेस्ड विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी में 3 अलग अलग कैटेगरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की मॉडल को टेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहला मॉडल जो शोकेस किया गया था वो है कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी। ये एक हाइपरसोनिक वेपन होने वाला है जो मार्क 5 से भी ज्यादा की स्पीड में ट्रैवल कर पाएगा। कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी की खासियत ये है कि इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा मॉडल है ADH, जो कि एक एंटी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। ये मिसाइल भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 3 का हिस्सा बनने वाला है। ADH का प्राइमरी रोल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसे किसी भी हाइपरसोनिक थ्रेट को काउंटर करना होगा, क्योंकि नॉर्मल इंटरसेप्टर मिसाइल इतनी आसानी से हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते और किसी भी नॉर्मल एग्जिस्टिंग इंटरसेप्टर मिसाइल तभी कोई हाइपरसोनिक टारगेट को इंटरसेप्ट कर पाएगा जब वो टारगेट खुद उसके तरफ आ रहा होगा, वरना अगर चेंज करना पड़ेगा तो इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल को कभी भी कोई सुपरसोनिक मिसाइल हिट नहीं कर सकते। तीसरा मॉडल है LRASHM, यानी कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक हाइब्रिड हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है जो कि K4 मिसाइल को बेस करके डेवलप किया जा रहा है और अभी इसकी बोथ शिप लॉन्च्ड और सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया है। चौथा और आखिरी मॉडल P32 का है, जो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी वेरिएंट है। ये मॉडल दिखाता है कि डीआरडीओ अभी भी इस टेक्नोलॉजी के रिफाइनमेंट पर भी काम कर रहा है। अलग अलग डिजाइन का होना ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत की तरफ से अभी सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को कैचअप करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, बल्कि आगे चल के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में नए नए बेंचमार्क को सेट करने की कोशिश भी किया जा रहा है। अगला अपडेट कावेरी इंजन को लेके। एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में हमें काफी बड़ी सफलता मिल चुकी है, क्योंकि अभी ग्राउंड टेस्ट में ड्राई कावेरी इंजन से 51 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने की टारगेट को हासिल किया गया था और इसके बाद अभी इसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है, जिसके बाद अभी इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को करने का फैसला किया गया है। और अभी अगर फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान कावेरी इंजन 50 किलोटन तक की भी थ्रस्ट को मेंटेन करने में सक्षम हो जाता है तो इसकी आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को डेवलप करने का रास्ता क्लियर होने वाला है। ड्राई कावेरी इंजन ओरिजिनल कावेरी इंजन प्रोजेक्ट एक डेरिवेटिव वेरिएंट था जो बिना आफ्टर बर्नर के 48 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब इस इंजन की फर्दर फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इसको रशिया भेजने का फैसला किया गया। अब जैसे कि हमारे पास कोई भी खुद की फ्लाइंग टेस्ट बेड मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हमें फ्रांस या फिर रशिया के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। टेस्टिंग के लिए पहले से ही गोदरेज एरोस्पेस को लिमिटेड नंबर में ड्राई कावेरी इंजन को बनाने के लिए एक ऑर्डर को दिया गया था और अभी उन्हीं यूनिट में से कुछ को रशिया भेजा जाएगा, जहां पर इसको रशिया के IL-76 एयरक्राफ्ट की 4 इंजन में से किसी एक इंजन की जगह पर इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के दौरान ड्राई कावेरी इंजन की हर फ्लाइट पैरामीटर को चेक किया जाएगा और अगर इसमें हम सफल हो जाते हैं तो ये पहली बार होगा जब हम एरो इंजन के डेवलपमेंट के सेक्टर में पहला कदम रखने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और वियतनाम की तरफ से। रिसेंटली वियतनाम में डिफेंस एक्सपो चल रहा था, जिसमें भारत की तरफ से अपनी अलग अलग डिफेंस सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था। इस एक्सपो के बाद भारत और वियतनाम के बीच कई मेजर डिफेंस डील की बात सामने आई थी, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की डील भी शामिल था। लेकिन इसके अलावा अभी भारत की तरफ से कई और डिफेंस सिस्टम को भी वियतनाम को ऑफर किया जा रहा है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत की तरफ से अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम को भी वियतनाम को ऑफर किया जा रहा है और ये एंटी ड्रोन सिस्टम मेनली वियतनाम की एयरवेज की सेफ्टी के लिए ऑफर किए जा रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न बैटल में स्वार्म ड्रोन स्मॉल साइज की कैमेकजी ड्रोन मिसाइल्स और बॉम्ब से काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं और अभी वियतनाम के पास कोई भी डेडिकेटेड एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि उनकी एयरवेज की सुरक्षा कर सकता है। इसी वजह से भारत की तरफ से अभी अपनी D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को वियतनाम को ऑफर किया जा रहा है, जो कि बहुत सॉफ्ट किल और हार्ड किल सिस्टम के साथ आता है और अगर वियतनाम इनको खरीदता है तो वो आगे चल के अपनी मेजर एयरवेज की सिक्योरिटी को इन सिस्टम की मदद से बेहतर कर सकते हैं और अपनी एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से और अभी पूरी दुनिया की नजर चाइना के ऊपर है।
क्योंकि एक दिन पहले ही चाइना की तरफ से अपनी पहली 6th जनरेशन फाइटर जेट का टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया गया है। और जब से ऐसा हुआ है तब से सब चाइना की 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ इसे अच्छा बोल रहे हैं तो कुछ इसमें खामियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के पास अभी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन की एरो इंजन की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से चाइना के इन जेट्स को 6th जनरेशन फाइटर जेट नहीं कहा जा सकता है, बल्कि 6th जनरेशन फाइटर जेट के वेस में आज भी ये एक 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होने वाले। लेकिन अगर सच कहे तो आज की डेट में चाइना की फाइटर जेट की डेवलपमेंट के बारे में कोई भी टिप्पणी देने का हमें कोई भी हक नहीं बनता है, क्योंकि इस रेस में हम काफी पीछे छूट चुके हैं। अभी फिलहाल हम चाइना की एक और मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो आगे चल के इंडियन नेवी के लिए बहुत ही नई चैलेंज को क्रिएट करने वाली है। आज ऑफिशियली चाइना की तरफ से अपनी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस असॉल्ट शिप को लॉन्च किया गया है। ये चाइना की टाइप 76 कैटेगरी की एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, जो कि चाइना की टाइप 75 क्लास की शिप का एक फर्दर अपडेटेड वेरिएंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी बाकी नॉर्मल एम्फीबियस शिप की तरह होगा, जिनको ट्रूप्स और लॉजिस्टिक और वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें क्या खास बात है? दरअसल यहीं से बात शुरू होता है, क्योंकि चाइना की जो टाइप 76 क्लास की शिप है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इनका डिस्प्लेसमेंट करीब 40,000 टन के आसपास है, जो कि INS विक्रांत से थोड़ा सा छोटा होने वाला है। लेकिन इसमें ईमल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इसकी डेक से जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स को ड्रोन्स को इजीली लॉन्च किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी पहले चाइना की इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान पर टेस्ट की गई थी, जो कि 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। और अभी इसके बाद चाइना की टाइप 76 क्लास की शिप में भी इसको इंटीग्रेट करने की बात सामने आई है। इस वजह से एक हाइब्रिड शिप भी बन जाता है, जो कि अपने आप में ही सस्टेन कर सकता है, यानी कि अपने आप ट्रूप को डिप्लॉय करने के साथ साथ उनको फायर सपोर्ट और एयर सपोर्ट को प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा ये चाइना की ईमल सिस्टम में भी डेवलपमेंट को एम्फेसाइज कर रहा है कि कितनी तेजी के साथ चाइना की तरफ से इस टेक्नोलॉजी में महारत को हासिल किया जा रहा है। अगला अपडेट भी भारत और चाइना की तरफ से, और अभी हम दोनों की एरोस्पेस सेक्टर की डेवलपमेंट को थोड़ा सा कंपेयर करने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी तरफ से क्या गलती हो रही है। चाइनीज मिलिट्री एविएशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेशन पिछले कुछ डेकेड से काफी रिमार्केबल रहा है। अगर चाइना की एरोस्पेस सेक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले रशियन एयरक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के साथ चाइना के एरोस्पेस डेवलपमेंट शुरू हुआ था, जिसके बाद 1998 में J-10 के साथ ऑफिशियली चाइना की तरफ से मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की सेगमेंट में अपना कदम रखा गया था, जिसमें ये डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट की F-16 के साथ कम्पीट कर रहे थे। इसके बाद सिर्फ 13 साल के अंदर चाइना की तरफ से J-20 को 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की सेगमेंट में चाइना का पहला कदम था। और ये यूनाइटेड स्टेट के F-22 को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, जिसके बाद J-35 को इंट्रोड्यूस किया गया और ये F-35 के अगेंस्ट में पिच किया गया था। फिर इसी ट्रेजेक्टरी को कंटिन्यू करते हुए अगले 13 साल में चाइना की तरफ से J-36 को शोकेस किया गया, जो रिपोर्टेडली एक 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। यानी कि हर 13 साल में चाइना की तरफ से एक जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है। J-10 से लेके J-36 तक का कंसिस्टेंट डेवलपमेंट एक बात तो क्लियर कर रहा है कि चाइना के पास एक मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम मौजूद है, जो हर डेकेड में एक नए जनरेशन की फाइटर जेट को डिलीवर कर सकते हैं। अब भारत की बात करें तो हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसको 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि सेम 4.5 जनरेशन स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट था। और लगभग सेम टाइम पर ही इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था, जब J-10 की कंडक्ट की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हम तेजस की मास प्रोडक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। भारत के फ्यूचर प्लान में तेजस मार्क 2 का टेस्ट फ्लाइट 2026 तक और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि MK का टेस्ट फ्लाइट 2028 तक करने की उम्मीद किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट काफ़ी प्रॉमिसिंग तो लग रहे हैं, लेकिन जब इसको चाइना के रैपिड पेस के साथ कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी पीछे लगते हैं या काफ़ी स्लो लगते हैं। चाइना का J-10 से लेके J-20 तक का और J-20 से लेके फिर J-36 तक का ट्रांजिशन उसके एफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को शोकेस करता है, जबकि इंडिया के तेजस से लेके MK तक सभी प्रोग्राम को मल्टीपल डिलेज फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, फंडिंग इशू और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल तीनों शामिल है। और ये स्लो पेस इंडिया के एविएशन सेक्टर को पीछे करने के साथ साथ इंडिया की एयर पावर को भी काफी हद तक कमजोर कर चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।